आज हमारा ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और अलजेब्रा 1 BS फॉर मॉर्निंग और आपका टाइम है 10:30 से 12 बजे तक। और आई डेट क्या है? 2/4/20। सो आज हम पढ़ते हैं जी। आज हमारा टॉपिक है 1.3 द इंटीजर्स मॉडलो n। अच्छा, हम देखेंगे ये क्या चीज़ें होंगी इंटीजर्स मॉडलो n, लेकिन हल्का सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लाइट सा हिंट देना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। आपको याद होगा जो हमारे पास सेक्शन 1.1 था उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन का, याद है आपको? जी सर। अच्छा, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको या मैं कलर ब्लैक रखूं? आ रहा है नजर। ओके, प्रॉब्लम हो तो बता दें। अच्छा जी, हमने याद करें हमने क्या किया था। हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक सेट गिवन हो, ए एक सेट गिवन हो और ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया था। ये हमने एक रिलेशन लिया था और हमने कहा था रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर 3 प्रॉपर्टीज होंगी। याद है आपको? जी सर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए अगर आपके पास क्या हो, ये रिलेशन जो है ये क्या हो, इज रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। एंड ट्रांजिटिव, ऐसे ही। और फिर हमने एक और चीज़ की थी कि अगर हमारे पास लेट्स से ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, लेट्स से ए हमारे पास कोई सा एलिमेंट है, ठीक है, तो इस एलिमेंट की हम क्लास कैसे डिफाइन करते थे? उसको ऐसे भी लिखते थे, उसको ऐसे भी लिखते थे, नोटेशन उसकी देते थे। और किस तरह के एलिमेंट्स होते थे उसमें? इस तरह के एलिमेंट्स होते थे जो कि आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते थे बी जो कि ए के साथ रिलेटेड थे। और फिर आपको याद होगा हमने एक सेट बनाया था जिसको हमने क्वोशंट सेट का नाम दिया था। क्या था वो क्वोशंट सेट? जिसमें हमने इस तरह की सारी अच्छा, इनको हमने नाम क्या दिया था? इसका नाम क्या रखा था? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट है, याद है आपको? इसको हमने इक्विवेलेंस क्लास का नाम दिया था। और फिर जब हमने सारी इक्विवेलेंस क्लासेस कलेक्ट कर ली थी, इनका सेट ले लिया था, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? उस वो जो कलेक्शन है, वो जो सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस है, उसको हमने नाम दिया था क्या? क्वोशंट सेट। बिल्कुल सही, क्वोशंट। अच्छा, हमने उसकी सिंपल सी एग्जांपल्स तो की थी, लेकिन आज हम ज़रा कुछ ज़रा थोड़ी नॉन ट्रिवियल सी एग्जांपल करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो हमने नाम रखा हुआ है ना इसका, ये इंटीजर्स मॉडलो n, ये क्या होगा? बेसिकली ये
ये जो इंटीजर्स होंगे ये इक्वलेंस, ये एक्चुअली एक इक्वलेंस क्लासेस होंगी। क्या होंगी ये इक्वलेंस क्लासेस होंगी। इंटीजर्स क्या होंगे, ये जो इंटीजर मॉडल है ना ये बेसिकली इक्वलेंस क्लासेस होंगी। लेकिन इक्वलेंस क्लासेस का ताल्लुक, इक्वलेंस क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो इक्वलेंस क्लासेस तो फिर किसी इक्वलेंस क्लासेस को डिफाइन करने के लिए तो इक्वलेंस रिलेशन चाहिए, और इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक सेट चाहिए जिसके ऊपर वो डिफाइंड होता है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये इंटीजर मॉडल जो कि इवेंचुअली कुछ इक्वलेंस क्लासेस होंगी, ये कौन सा ऐसा सेट होगा जिसकी ये इक्वलेंस क्लासेस होंगी, और कौन सा वो रिलेशन होगा जिसकी ये इक्वलेंस क्लासेस होंगी, ये हमने देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम फिक्स कर लेते हैं n हमारे पास कोई सा फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, और हमारे पास z जो है वो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। हमें पता है z क्या होता है। हाँ, क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू 1, ऐसे ही है ना। ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अब बेसिकली हम सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। किस तरह से रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं कि अगर a और b में दो एलिमेंट्स लेता हूँ z में, ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये मैं कहता हूँ रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ। मैं क्या डेफिनेशन देता हूँ? इफ एंड ओनली इफ अगर n जो है, ये जो n जो मैंने फिक्स किया हुआ है, ये डिवाइड करता हो किसको? b माइनस ए। n क्या करता हो? b माइनस ए को डिवाइड करता हो। अच्छा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या। बट हमें, अगर हमें याद हो तो क्या डेफिनेशन हुआ करती थी डिवीजन की? हम कहते थे जब n डिवाइड करता है b माइनस को, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि जब भी हमारे पास दो एलिमेंट्स हों, कोई a और b हो, तो हम कहते थे a डिवाइड b इफ b इज इक्वल टू सी ए फॉर सम सी इन ए। डिवीजन की जो कल हमने प्रॉपर्टीज की थी, तो उसी प्रॉपर्टी को n डिवाइड्स b माइनस ए को हम यूज करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि ये ऐसी है कि अगर एक नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब b माइनस ए जो है वो के एन के इक्वल होगा फॉर सम के इन z। अच्छा, और इसी तरह इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b को इधर रख दें, इस a को उधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस, वेल आपकी मर्जी, a प्लस के एन कर दें या के एन प्लस ए फॉर सम के इंटीजर। के आपके पास कोई इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने शुरू के लेक्चर में की थी वो ये थी कि जब हमारे पास कोई एलिमेंट है, लेट से कोई एलिमेंट सी है, अगर वो किसी एलिमेंट की क्लास को बिलोंग करता है तो क्या कहा था हमने, क्या प्रूव किया था? हेलो, C is equal to एग्जैक्टली जो सी की क्लास होगी वो ए की क्लास के इक्वल होगी, यानी दोनों क्लासेस क्या होंगी? इक्वल क्लासेस इक्वल होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आगे हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बता दिया जी कैसा रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कि दो एलिमेंट्स, दो इंटीजर्स रिलेटेड हैं अगर उनमें क्या प्रॉपर्टी हो, एन डिवाइड बी माइनस ए। अच्छा, ये कह देना कि एन डिवाइड बी माइनस ए ये ऐसी है कि मैंने जस्ट क्या किया है, डिवीजन ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन यूज की है।
सो ये ए रिलेटेड टू बी होगा अगर ये होल्ड होती हो या ये होल्ड होती हो या ये होल्ड, क्योंकि सारी की सारी इक्वलेंट है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी होगा इफ एंड ओनली इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अभी हमने बताया है कि जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, जब भी दो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं तो क्या होता है, जब भी हम आप कहते हैं जी ए इज रिलेटेड टू बी है, अब हमें पता है अच्छा अभी हमने एक चीज शो करनी है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, हम इसको देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ये जितनी बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि इफ दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, ये 1b और ये वाली भी और ये सारी इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया इंटीजर्स के ऊपर के दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती हो विच इज सेम एज सेइंग कि ये प्रॉपर्टी होती हो, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी है कि हम कहेंगे क्योंकि सारी इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, अब पहली चीज जो आती है आपके सामने वो ये है जो कि आपका लेमा है कि ये जो आपके पास रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये जो अभी हमने डिफाइन किया है ऊपर, ये द रिलेशन, ये जो रिलेशन है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ भी नहीं है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन के प्रूव करने में तीन चीज़ें प्रूव करनी है और वो तीनों चीज़ें प्रूव करने में आपके पास सिंपली डिवीजन की डेफिनेशन यूज होती है। सो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आप इसका प्रूफ इजीली देख सकते हैं। इस लेमे का सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव बहुत इजीली होल्ड हो जाती हैं प्रॉपर्टीज तीनों ही। अच्छा, इसका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है, कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स आप मुझसे अगली क्लास में पूछेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनेंगी, इस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बनेंगी? इस रिलेशन की जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी वो ऐसे बनेंगी, लेट्स से अगर ए में एलिमेंट ले रहा हूँ जेड से तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो कैसे डिफाइंड होगी, जैसे कि इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइंड होती हैं। अब साफ ज़रा सेट ए की जगह पे जेड आ गया, सो ये क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जेड के जिनके लिए ए इज रिलेटेड टू बी होगा। अब देख लेते हैं कि बेसिकली ये बनता क्या है। अभी हमने देख लिया कि ए इज रिलेटेड टू बी कब होगा, ए इज रिलेटेड टू बी कब होगा, जब आपके पास बी जो है वो, ये सारी कंडीशंस इक्वलेंट है, व्हेन बी इज इक्वल टू के एन प्लस ए। यानी हम क्या करते हैं, हम यही कंडीशन यहाँ पे, ये उस तरह के इंटीजर्स हुए जिनके लिए ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ये होगा, मतलब ये होगा, मतलब ये होगा, मीन्स के बी इज इक्वल टू के एन प्लस ए। ठीक है। और यहाँ पे के क्या है, वो आपके पास एक इंटीजर। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसाइजली इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हुए इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, वो वाले इंटीजर्स हुए जो इस फॉर्म के हैं। सो क्यों ना हम डायरेक्टली ये बी को हटा दें, डायरेक्टली बताएं कि एलिमेंट्स की शेप क्या है। सो किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, वो कुछ ए प्लस के एन टाइप के एलिमेंट्स होंगे और के जो है वो यहाँ पे एक इंटीजर। सो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इसी तरह अभी हमें ये भी थ्योरी से पता है कि अगर लेट्स से अगर हमारे पास ये वाली बात चल रही है कि हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है,
तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है, जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे तो उन एलिमेंट्स की यहीं से फॉलो करता है। देखिए ना, सी अगर ए की क्लास से बिलोंग करता है, ए की क्लास में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए से रिलेटेड हैं, सी अगर ए की क्लास से बिलोंग करता है तो सी में ऐसे तो सी इसका मतलब है सी जो है वो ए से रिलेटेड है। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं कि अगर दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, दोनों की क्लासेस भी सेम होनी चाहिए। ये वही ऑब्जर्वेशन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो यहां से बेसिकली पता चला कि जब हमने ये शो कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी जो रिलेशन है हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर आपके पास जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास बेसिकली क्या होगा, आपके पास अगर आप डबल इक्विवेलेंस ना भी कर, ये होल्ड करता है बट आपको यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, अगर आप ऑब्जर्वेशन काफ़ी है कि अगर दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो फिर आपके पास उन दोनों एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस भी सेम है। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसी इक्विवेलेंस रिलेशन को क्योंकि एक स्पेशल यहाँ पे मतलब जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था तो किसी भी सेट ए पे डिफाइन किया था और कोई उसके ऊपर रिलेशन था। अब यहाँ पे सेट ए की जगह पे जेड है और ये रिलेशन भी स्पेशल किस्म का रिलेशन है, तो इसको लिटरेचर में इस रिलेशन को कैसे लिखते हैं, लिटरेचर में इस रिलेशन को ऐसे भी लिखते हैं कि अगर आपके पास मतलब क्या लिखते हैं, वी राइट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। क्या पढ़ते हैं इसको, ए इज, आपके हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम एन। अगर आपके पास क्या हो, ए और बी रिलेटेड हो, यानी ए और बी रिलेटेड हो, यानी इस रिलेशन के अंदर ये जो अभी हमने रिलेशन देखा है, इस रिलेशन के साथ ये जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन इसको कहा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस रिलेशन के साथ जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे तो हम उसकी एक नोटेशन ये है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, ये उसकी एक नोटेशन है। और या अच्छा, अब हमने देखना है कि कितने ये जो हमने देखा था कि क्वोशंट सेट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक हम देखें, हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, हमने इक्वल देख लिया रिलेशन क्या है, फिर उसके बाद उसको देख लिया वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लासेस ढूंढी जा सकती हैं, अब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी निकाल के देख ली, ठीक है। फिर अब अगली चीज एक और रहेगी, कौन सी, क्वोशंट सेट। अब हम उसकी तरफ आते हैं, क्वोशंट सेट क्या है। क्वोशंट सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। सो अब हम क्वोशंट सेट की तरफ आते हैं। क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका क्वोशंट सेट हम की बात कर सकते हैं। सो क्वोशंट सेट क्या होगा, उसमें क्या पड़ी होंगी, इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस होगी। जैसे आपको याद होगा हमने जब कहा था हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, तो 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स में हमने जब रिलेशन डिफाइन किया था इक्वालिटी का, तो हमने देखा था कि कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही थी। हर इक्विवेलेंस क्लास बन रही थी, 10 बन रही थी, ठीक है। तो टोटल अब क्वेश्चन ये है कि ये कितनी बनती है, ये जो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं, ये कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं, ये अब हमने देखना है। तो या
अच्छा जी, अब बाय द वे क्या ख्याल है कितनी इक्वलेंस क्लासेस बनेगी, कोई आपको आइडिया है? हाँ जी, कोई गैस है कि कितनी इक्वलेंस क्लासेस बनेंगी? हेलो, सो तो नहीं गए आप लोग? जी सर। हाँ जी, कितनी इक्वलेंस क्लासेस बनेगी, कोई गैस है? किस सेट की सर? ये जो क्वेश्चन सेट है इसकी कितनी इक्वलेंस क्लासेस बनेंगी? इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इंफिनिटी सर। जी, अच्छा, थोड़ा सा हम इस रिलेशन को ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जांपल्स देके। लेट्स से हम n क्या ले लेते हैं, n हम ले लेते हैं 3, n क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो वेल सेट वही z ही रहेगा, ठीक है। और हम रिलेशन क्या डिफाइन कर देते हैं, मतलब ये क्या बन जाएगा रिलेशन, ये बन जाएगा दो इंटीजर जो हैं वो आपके पास रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ, क्या बनेगी डेफिनेशन? हाँ जी, ए की क्लास इक्वल होगी बी की क्लास। नहीं, रिलेशन पूछ रहा हूँ, रिलेशन ए A is कांग्रुएंट टू related बी। to B if an A is related to B if and only if 3 divides, रिलेशन तो यही हमने डिफाइन किया है ना। मतलब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे n तो मैंने कुछ भी लिया हुआ था ना, अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ना कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये n मैंने ले लिया, 3 ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स वही रहा, और 3 के लिए रिलेशन फिर क्या बन जाएगा, ये यू ही नहीं बन जाएगा, A is related to B if and only if 3 divides B minus A, यही बनेगा ना। जी सर। जी ठीक, और विच इज द सेम एज सेइंग, ये वाला सेकंड स्टेप मैं इग्नोर करता हूं कि क्या हो जाएगा, विच इज द सेम एज सेइंग कि आपके पास वेल ओके, पहले इसको इससे पहले यहीं पे अंडरस्टैंड कर लें पहले इसको ना, क्या सिचुएशन बनती है। कोई बता सकते हैं दो इंटीजर्स जो कि रिलेटेड हों इस डेफिनेशन से, इसको अप्लाई करते हुए, कोई दो इंटीजर बताएं जो रिलेटेड हो। हाँ जी, लेट्स देखें, मैं आपसे पूछता हूं क्या ख्याल है आपका 1 और 3 के बारे में, क्या ये रिलेटेड हैं इस रिलेशन के साथ, मतलब क्या ये रिलेटेड हैं, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? नो। हाँ जी, नो, क्यों नहीं नहीं सर। करते, बिकॉज अगर हम देखें 3 माइनस 1 को तो वो आता है 2, और डेफिनेटली 3 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करता नहीं कर। है ना, नहीं करता, इसका मतलब है 1 और 3 रिलेटेड नहीं है। कोई एग्जांपल दें जो रिलेटेड हो एलिमेंट्स। 6 and 3. एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं, वेल 3 एंड 6 को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 6 माइनस 3 लूँ, ऐसे ही ना, 6 माइनस 3
और इसमें से मैं क्या 3 के साथ डिवाइड करता है इसको? जी सर। करता है, तो इसका मतलब फिर 3 इज रिलेटेड टू 6 होगा। तो यहां से तो क्या ऐसे नहीं लग रहा जब भी 3 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे रिलेटेड होंगे? जब भी 3 के मल्टीपल ले लेंगे तो वो रिलेटेड होंगे, है ना? जी सर। क्या इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो रिलेटेड हो? हाँ जी, हैं? जैसे सर 5 और 2, 5 माइनस 2 3 होता है, तो 3 डिवाइड कर बिल्कुल बिल्कुल सही, 2 और 5 हो सकता है। तो हम देख सकते हैं 3 डिवाइड्स, वेल 2 माइनस 5 कर लें या 5 माइनस 2 कर लें, दोनों केसेस में 3 उसको डिवाइड करता है, एंड वी कैन सी के 2 इज रिलेटेड टू 5, ऐसे ही ना? सो क्या पैटर्न क्या मिलता है कि जब भी दो सर, जब एलिमेंट्स गैप ऐसे हो हों, 3 या 3 के मल्टीपल का। एग्जैक्टली अगर आप गौर करें तो यही हमारी डेफिनेशन थी, जरा देखें, यही डेफिनेशन थी कि ए रिलेटेड होगा बी के जब n डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइड का बी माइनस ए को, या जब दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, n का मल्टीपल होगा, है ना? जब दोनों जी सर। एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो n का मल्टीपल होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा, ऐसे ही। यस, ठीक। और गुड हो गया। सो आपको मेरा ख्याल है कुछ समझ आ रही, अब समझ आ गई है कि n जैसे 3 पुट किया है ना, फिक्स किया है, तो समझ आ रही है कि हम इजीली चेक कर सकते हैं कि दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं या नहीं, ठीक है? और या और हमने देखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो होता है। अब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर 3 की क्लास जो है वो किसके इक्वल होगी? हाँ जी, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया हुआ है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे तो उनकी क्लासेस भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ऐसे ही ना? जी सर। एंड सो ऑन। लेकिन अब एक नेचुरल क्वेश्चन ये है, ये क्लासेस होती क्या हैं? मतलब इस केस में क्लासेस बनेंगी क्या? यहां पे क्लियरली, यहां से क्या पता चला, अब रिलेटेड हैं, ठीक है, बल्कि इसको इफ एंड ओनली इफ अगर आप कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि अगर रिलेटेड हैं तो इक्वल होंगी, अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होंगी। तो यहां पे वी शैल सी कि ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना? ये थ्योरी बता रही है, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि क्या ऐसे होता भी है कि नहीं, ठीक है, और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि ये इक्वलेंस क्लासेस क्या बनती हैं। लेट्स से मैं अगर आपके पास एक एलिमेंट लाता हूँ 0, एक एलिमेंट लेता हूँ, देखिए ना, इक्वलेंस क्लासेस कैसे निकालनी है। कोई भी एलिमेंट मैंने लिया, उसकी इक्वलेंस क्लास ऐसे निकलेगी, यानी मैंने निकाली हुई है, वो किस तरह की होगी। सो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं एलिमेंट 0 ले लूँ, क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, तो 0 की इक्वलेंस क्लास में कैसे एलिमेंट्स होंगे? हाँ जी, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, सारा मौजूद है। हाँ जी, लिखा हुआ है ना भाई, कुछ नहीं करना, एक ही जगह पे क्या पुट करना है। हाँ जी, आप लोग सो गए हैं? हेलो? नहीं सर। जी जी सर। मैं आप लोगों को लोरी दे रहा हूं कि आप सो रहे हैं? नहीं सर। तो बताओ ना फिर 0 की क्लास क्या होगी? सर एक ही जगह पर 0। बिल्कुल ठीक। क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आ रही? देखो ना बेटा, n क्या लिया हुआ है, n3 लिया हुआ है,
ए की जगह पे क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। तो ये मैंने पूरा सेट कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि ये आता क्या है, ये बता दिया हुआ है। तो ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। यहां पे क्या आ जाएगा, के एन, ठीक है। एन क्या लिया हुआ है यहां पे हमने 3 लिया हुआ। सो अगर मैं के एन इसको बजाय के 3 की बजाय मैं 3 के लिख दूं, इसको एक ही बात होगी ना। जी सर। और के क्या है, वो आपके पास एक इंटीजर है। सो ये किसकी क्लास आई, किसकी आई क्लास, 0 की। 0 की। अब मुझे बताएं कि 1 की क्लास क्या होगी। हाँ जी, 1 + 3 3 के सर। बिल्कुल 1 + 3 के, और के क्या होगा आपके पास एक इंटीजर होगा। इसी तरह 2 की क्लास क्या होगी, 2 + ये 3 3 के। कहाँ से है सर, जी बेटा 3 कहाँ से है सर? 3 यहां से आया कि देखो यहां पे तो हमने n लिया हुआ था ना, n, उस n को मैंने पुट कर दिया अब क्या 3, यानी ये एग्जांपल ले रहा हूं इसको, ठीक है। n को 3 ले लिया हुआ है, ठीक है, ये 3 लिया हुआ है ना, तो 3 के साथ इसको तो सर अंडरस्टैंड करो। कोई भी देखो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था n कोई सा फिक्स नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैंने उसको समझने के लिए मैंने n को पुट कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पर 3, और अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या कुछ हमने पढ़ा है अभी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, समझ रहे पहले हमने देखा कि कब दो इंटीजर्स रिलेटेड होंगे, हमने देख लिया, ठीक है। फिर अब हम इक्वल्स क्लासेस निकाल रहे हैं, किसी भी n के लिए मैंने निकाली हुई है। अब n मेरा 3 है, तो अब मैं 3 के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, और एलिमेंट यहां a की जगह पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब 2 की क्लास में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 2 + 3 के। 2 + 3 के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं, और अभी हमने क्या देखा था, यहां पे कि 3 की क्लास और 6 की क्लासेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्यों, बिकॉज 3 और 6 क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 0 की क्लास किसके इक्वल होगी, देखें हमने देखा जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं तो उनकी क्लासेस क्या होती हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वल है ना, जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं तो उनकी क्लासेस इक्वल होती, ऐसे ही ना। सो अब क्या आप बता सकते हैं कि 3 की क्लास किसके इक्वल होगी, हाँ जी, 3 की सर, 6 के सर। नहीं उसको छोड़े ना, अब इस तरह इक्वल किसके होगी, अंदर इसमें क्या पड़ा हुआ होगा, 3 + 1 3 + के 3 आएगा सर। 3 + 3 के, ऐसे ही। जी सर। तो यस सर। ये 0 और 3 की क्लासेस क्या इक्वल होंगी या नहीं होंगी, इक्वल होगी सर, हैं, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी। कैसे पता चला इक्वल होंगी, सर 3 - 0 3 आता है, फिर 3 डिवाइड करते हैं 3 को। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो बेसिकली आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये 3 और 0 दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही। आपने देखा 0 और 3 दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड।
आपने देखा कि 3 जो है वो 3 माइनस 0 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 0 और 3 रिलेटेड हैं। अगर ये रिलेटेड है तो इनकी क्लासेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, राइट? समझ नहीं आया। बेटा देखे ना, 3 किसके, 3 जो है वो 0 और 3 सर रिलेटेड जी हैं आपस में। जी जी, हाँ जी। सो देखिए 0 और 3 रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? बिकॉज 3 जो है वो 3 माइनस 0 को डिवाइड करता है। या दूसरे अल्फाज में 0 और 3 कैसे हैं कि उनमें कितना गैप है? उनमें 3 के मल्टीपल का गैप है, ठीक है? तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो, और जब भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं इक्वल रिलेशन में तो उनकी क्लासेस क्या होती हैं? इक्वल। सो अभी आपने मुझे बताया कि जो 0 की क्लास है वो किसके इक्वल होगी? 3 की क्लास के। और भी किसी के इक्वल हो सकती है? यस सर, 6 जी की भी सर। इक्वल होगी। और 9, मतलब 3 के मल्टीपल जितने भी 12। हैं सर। बिल्कुल सही। इसी तरह इधर ये होगी, ये होंगी इक्वल। हाँ जी, जी सर। होंगी, क्योंकि 0 और 3 है ना, उनका डिफरेंस लेंगे वो स्टिल उसको 3 डिवाइड करता है, उसमें मल्टीपल है। इसी तरह ये इक्वल होंगी किसके? -6 के, एंड सो ऑन। हाँ, और भी आप कुछ 1 की क्लास के बारे में कुछ बता सकते हैं, किसके इक्वल होगी? हाँ जी, 4 सर 4 7 7। 10 13। बिल्कुल सही, वेरी गुड। समझ आ रही है ना? तो ये हमने जी बताया हुआ है कि अगर इक्वल रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट रिलेटेड होगी, ठीक है? अब 4, इसी तरह आपने क्या बताया? 7 और 10, और चलते चलते है ना, यहाँ पे क्या था? -9, और इसी तरह चलते चलते और भी कुछ था। हाँ, यहाँ पे क्या होगा बताएं? यहाँ पे -4। -2 नहीं होगा? हाँ जी, हाँ भाई जी यही सर। होगा। यस ठीक। सर। जी सर। इसी तरह मुझे बताएं 2 की क्लासेस किसके इक्वल होंगी? सर 5 8 Yes, बिल्कुल सही। 11। और इधर से ये वाली, ये वाली देखें जरा, भाई बताएं। जी सर। जी सर। अब मुझे बताएं कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक इंटीजर बच गया है जिसको अभी हमने डिस्कस ना किया हो? ये सारे इंटीजर डिस्कस हो चुके हैं, उनकी क्लासेस हमने देख ली हैं। जी सर, सब हो गए। देखें ना, यूं देखें, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ आ रही है बात की? सारे आ रहे हैं ना? और इधर आए 0 -1 2 -3 -4 5। समझ आ रही है? सो कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जिसको मैंने जी सर। डिस्कस ना किया हो। मुझे आप बता सकते हैं कि ये z ओवर दिस इस केस में क्या होगा? यानी ये जो क्वोशंट सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? क्वोशंट सेट में इक्वल क्लासेस होती है ना, कितनी क्लासेस आएंगी बताएं, क्या आएंगी टोटल?
हाँ जी इंटीजर आ जाएंगे। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलें। सर सारे इंटीजर आ जाएंगे इसमें। देख लें, ये सेट है, क्या सेट में रेपिटेशन होती है क्या? नो सर। फिर कितने आएंगे? सर 3 आएंगे। 0 बिल्कुल 3 आएंगे। कौन कौन से? एक तो 0 किसी ने कह दिया, ठीक है, और 1 and 2। 1 एंड आपने, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल सही, क्योंकि बाकी तो रिपीटेड है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 0 1 2 क्यों कहा? आपने 3 4 5 क्यों नहीं कहा? या आपने -9 8 -7 -8 -9 क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये देखने में सिंपल है इसलिए। क्योंकि ये देखने में सिंपल नजर आ रहे हैं ना, इसीलिए आपने ये लिखवाया ना, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रही हैं चीजें। हेलो जी सर। हाँ देखिए, लिखने को सारे वो भी लिखे, यानी आप इन 3 की जगह पे ये 3 भी लिख सकते थे, ये 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल यही है। ऐसी है ना? देखिए ना, जैसे क्लास होती है, अब क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हम सीआर बनाते हैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव। हर स्टूडेंट को नहीं रिप्रेजेंट, क्लास को हर स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन स्टिल भी हम एक एलिमेंट, एक ऐसा पिक करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे हर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, बट सिंपल वे में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये होगा आपके पास क्वोशंट सेट। अच्छा, यही जो क्वोशंट सेट है ना, ये जो हमने बनाया है, इस क्वोशंट सेट के लिए जो अब हम नोटेशन यूज करेंगे, वो क्या करेंगे? वो यूज करेंगे z ओवर एन जेड। एन जेड किस चीज को, एन किसको डिनोट कर रहा है? उस फिक्स नंबर को। और यहां पे इसको कैसे डिनोट करेंगे? z ओवर 3z। ये स्पेशल नोटेशन है जो हम इसके लिए यूज करेंगे। 3 का लिंक है ना यहां पे, ये रिलेशन ऐसा था जिसमें 3 डिवाइड्स b माइनस a था। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? अच्छा देखिए, इसी इंफॉर्मेशन को जरा गौर से देखें। ये जो सारी बात थी, इसको मैं एक और तरीके से देख रहा हूं। ये जो सारा हमने देखा था ना, ये तो हमने देखा था ना, क्योंकि एलिमेंट्स रिलेटेड थे तो उनकी क्लासेस इक्वल थी। इसी बात को मैं एक और तरीके से देख रहा हूं, देखें कैसे। रिलेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? ये थी, उसी डेफिनेशन को जब हमने एक्सपैंड किया था तो ये भी आती थी कि b इज इक्वल टू के एन प्लस ए। यानी अगर मैं इसको यूं करूं तो ये क्या बन जाएगी? b इज इक्वल टू 3k प्लस ए। इस तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर आप गौर करें तो ये क्या चीज बनती है? ये क्या चीज बनती है? देखें, ये कुछ ऐसी चीज नहीं बनती, ये कुछ ऐसी चीज नहीं बनती, ये वाली देखें, ये कुछ ऐसी चीज नहीं आपको लगती? देखें जरा, देखें जरा, आपके पास b एक नंबर था, आपने उसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाने की कोशिश की। जरा देखें, आपको कुछ ऐसी चीज नहीं लगती है? हाँ जी, क्या कहते हैं आप? हेलो, ये कुछ डिवीजन, ये जो कल हमने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम, ये उस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही कि अगर 2 एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, ऑफ कोर्स जब वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, उनका डिफरेंस n उनके डिफरेंस को डिवाइड करता होगा, b माइनस ए के एन के इक्वल होगा, यानी उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ n होगा। और ये भी तो इसी को मैंने ऐसे करके लिखा है, a को उधर लिख लिया, तो ये तो वो डिवीजन एल्गोरिथम की शक्ल बनती है ना?
जी सर। और करें तो किस तरह से शक्ल बन रही है कि डिवीजन में अगर n मेरे पास नंबर है, उसको मैं b के साथ अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो ये आ रहा है। सो जिसको डिवाइड किया जा रहा है और जो रिमाइंडर है ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। यानी मैं एक नंबर लूं b, उसको n से डिवाइड करूं, डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं b और n के ऊपर, तो जो रिमाइंडर आए तो फिर कौन से दो एलिमेंट रिलेटेड हैं, वो b और a आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ऐसे ही है ना? जी सर। यानी मकसद इसी a डिवाइड्स b, a इज रिलेटेड टू b को एक देखने का तरीका ये है, एक देखने का तरीका ये है, और ये सारे इक्विवेलेंट वेज हैं, सिमिलर तरीके हैं इसको देखने के। इस तरह से अगर देखें तो ये क्या बना, इसका मतलब ये बना कि मैं क्या करूं, मैं एलिमेंट लूं, उसको डिवाइड करूं 3 पे, और जो रिमाइंडर आए तो फिर मेरे पास क्या होगा, जो एलिमेंट है जिसको डिवाइड कर रहे थे और जो रिमाइंडर है वो दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ऐसे ही ना? इस चीज को यूज करते हुए देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसी चीज को एक और तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कोई नंबर मुझे बताएं, लेट्स से मैं आपके पास एक नंबर देता हूं 50, एक नंबर लेते हैं हम मिसाल के तौर पर, लेट्स से हम ले लेते हैं 51। देखना है कि ये 51 की क्लास, अभी हमने देखा कि ये जो z/3z था इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, कौन से, 0 1 2 0 1 2। तो देखना है कि ये 51 किसके इक्वल होगा, कैसे पता करेंगे किसके इक्वल होगा। उसके लिए हम ये देखेंगे, ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 51 किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ऐसे ही ना? जी सर, 3 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड, ब्रिलियंट। सो हम क्या करेंगे, हम 51 को उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए, किस डेफिनेशन को यूज करते हुए जो अभी हमने, यानी बेसिकली वो सेम डेफिनेशन थी, लेकिन उस डेफिनेशन को 2-3 तरीके से इक्विवेलेंट वे से देखा जा सकता है। तो हम एक और डिवीजन वाले वे से देखते हैं कि हम देखते हैं कि b एलिमेंट और a तब रिलेटेड होंगे अगर b को 3 से मैं डिवाइड करता हूं या n से करता हूं, तो जो रिमाइंडर आए, तो जो b और जो रिमाइंडर होंगे वो दोनों क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अगर वो रिलेटेड होंगे तो अभी हमने कहा जब भी वो रिलेटेड होंगे तो वो क्या होंगे, उनकी क्लासेस इक्वल होंगी। सीखता हूँ कि ये किसके साथ रिलेटेड है। सो आइडिया क्या है, अभी बड़ा अच्छा किसी ने आइडिया दिया, आई अप्रिशिएट, एंड यकीनन वो जाग रहा है जिसने ये आइडिया दिया है सो नहीं रहा। सो 51 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ, 3 के साथ। तो मैं देखता हूं ये क्या आता है, 3 1s are 3 और 17 सर। बिल्कुल सही। ओह, ये तो पूरे का पूरा ही नहीं हो गया। हाँ, ये सर जीरो मैं है। डायरेक्ट सर कर रहा जीरो हूँ, है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इज इट ओके डायरेक्ट कर लूँ, बस हमारा टाइम बचेगा। सो ये तो 17 के साथ पूरा डिवाइड, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। इसका मतलब कौन से दो एलिमेंट्स रिलेटेड हुए, 51 एंड 0। ऐसे ही ना? सो इसका मतलब यहाँ पे तो मेरे पास आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि 51, तो इसका मतलब ये हुआ, लेट्स जस्ट गो दैट साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 51 है वो आपके पास रिलेटेड है किसके, रिलेटेड हो गया 0 के, और इसका मतलब हुआ कि 51 की क्लास किसके इक्वल है, 0 की क्लास के। 0 की क्लास। अच्छा, ये मैंने एट रैंडम एक नंबर पिक किया था 51, और मैं देखना चाह रहा था कि उसकी क्लास किसके इक्वल आती है। तो मैं देखना चाह रहा था कि वो, अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये एडवांटेज क्या है इस डिवीजन का, डिवीजन का एडवांटेज ये है कि जब हम डिवाइड करेंगे ना तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की क्वालिटी क्या होती है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से, इस 3 से क्या होगा, लेस होगा। और जब लेस होगा तो लेस क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 3 होगा। सो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, r 0 हो सकता है,
R1 हो सकता है और टू R2 हो सकता है। यानी खूबसूरत चीज इस डिवीजन की एल्गोरिथम की यह है, जो मर्जी नंबर लोगे तो वो जो मर्जी नंबर लोगे, कोई भी ले लेते हो आप, 71 ले लेते हो, तो 71 को देखना चाहते हो ना किसके साथ रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड पता चल गया तो उसको ये भी पता चल जाएगा किस क्लास में जाता है। तो आइडिया क्या है, 3 2 6 1 आया, राइट, और 3 9 और क्या बच गया 2। हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 3 से या वो 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा। सो यहां से क्लियरली पता चल गया कि 71 इज रिलेटेड टू 2, और यहां से पता चल जाएगा कि 71 की क्लास 2 की क्लास के इक्वल है ना। खूबसूरती यह है इस एल्गोरिथम की कि जो मर्जी एलिमेंट लोगे, जब आप उसे डिवाइड करने लगेंगे, जो मर्जी एलिमेंट लेंगे, जब हम उसे डिवाइड कोई एलिमेंट ए लेते हो, कोई इंटीजर पिक करते हैं हम, पिक करने के बाद किसी भी इंटीजर को अगर हम n के साथ डिवाइड करेंगे, सॉरी किसके साथ, 3 के साथ डिवाइड करेंगे, हाँ किसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 के साथ, तो यहां पे कोई आएगा या क्यू आएगा ना, और ये एक रिमाइंडर। तो फिर रिमाइंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है भला, कि वो हमेशा लेस देन 3 मॉडुलस होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि R, इसका मतलब ये हुआ कि R आपके पास या तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, यही होती है ना डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी। जी सर। और यहां से अभी हमारा जो रिलेशन है वो ये बताता है कि अगर इस तरह की बात हो, तो फिर A इज रिलेटेड टू R होगा, ऐसे ही है ना, होगा ना। और जी सर। इसी तरह वो ये क्या हो गया, अच्छा, इसी तरह आपके पास अगर A इज रिलेटेड टू R हुआ, तो फिर इसका मतलब हुआ A की क्लास किसके इक्वल होगी, वो किसकी क्लास के इक्वल होगी, R की क्लास के इक्वल। और R क्या है, वो 1 2 और 3 है। इसका मतलब ये R हमारे पास ये है ना, यही है ना भाई, ऐसे ही है ना। जी सर। ए हमने क्या लिया था, ए हमने कोई सा इंटीजर पिक किया था ना, कोई भी इंटीजर पिक किया था, एनी इंटीजर, राइट, एनी इंटीजर के लिए हम देख रहे हैं, उसको मैंने 3 पे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया तो मैं देखता हूं उस एनी इंटीजर की क्लास R की क्लास के इक्वल होगी। लेकिन गौर से देखो R क्या है, R या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A की किसी एक एनी इंटीजर जो मैंने लिया था, एनी इंटीजर, उसकी जो क्लास होगी वो कहां से बिलोंग करेगी, या वो क्या हो सकती है, 0 या 1 या 2 हो सकती है। एग्री और नॉट? यस सर। अब देखें, मतलब मैंने एक और तरीके से आपको यह बता दिया कि आप इजीली देख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए कि z ओवर जो 3z है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी क्लासेस आएंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस आएंगी, 0 1 और 2। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब मैं आता हूं किधर, अब मैं आता हूं अपनी असल जगह पे जहां से मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि आप बता सकते हैं कि इधर कितने एलिमेंट्स आएंगे, z ओवर n z में, यानी n अब 3 नहीं है बल्कि कोई सा n है। व्हाट डू यू थिंक? सर लेस देन n। बिल्कुल सही। कैसे पता चला? डेफिनेटली ऐसे पता चला कि मैंने कोई आर्बिट्ररी a लिया, एनी a लिया, कहां में, z में, उस a को मैंने क्या किया, डिवाइड किया n के साथ, वहां पे कोई q आया या k आया, q आया, जो भी आया, यहां पे q n आया, यहां मैंने इसको डिवाइड, तो नीचे क्या आया, रिमाइंडर आया। लेकिन रिमाइंडर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिमाइंडर की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास वो लेस देन n होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास
आर जो है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0, 1, 2 अप टू सोन n-1 तक सेट होगा, ऐसे ही ना? जी सर। और अब जब हम अब और फिर यहां से मुझे ये भी पता चल गया, यहां से ये भी, जब ये वाली बात होगी तो यहां से ये भी पता चल गया कि आपके पास a जो है वो रिलेटेड टू r होगा। अगर a रिलेटेड टू r होगा तो इसका मतलब है a की क्लास किसके इक्वल होगी? r की क्लास के R इक्वल की होगी। r क्या है? r आपके पास या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n-1 हो सकता है। इसका मतलब कोई भी a की क्लास या तो 0 के इक्वल होगी, या 1 के इक्वल होगी, या 2 के होगी, या अप टू सोन n-1 की क्लास के इक्वल होगी। राइट? हेलो। यस सर। अच्छा भाई, Yes. ये जो आज हमने सेट पढ़ा है ना, z ओवर nz, ये हम तकरीबन साल डेढ़ पढ़ते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और 2-3 सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे और हर लेक्चर में ये आ रहा होगा। ठीक है? सो इसलिए मेरी आपको एडवाइस होगी कि साहब ज़रा मेरा लेक्चर भी आप बार बार सुने। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आता, आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार पास करके सुने। और स्पेशली जो 2-3 लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे फीलिंग हो रही है कि इन लोगों को समझ आ रहा है, आप इनसे भी टाइम ले सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज मेरे ख्याल है मैंने हर चीज़ यहाँ पे रियल टाइम में डॉक्यूमेंट कर दी है। आप इस लेक्चर को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा दोबारा भी। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका जो पेपर बनेगा मिड का, फाइनल का, तो उसमें कम से कम इस सेट का कंट्रीब्यूशन 20-30% होगा, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। यानी 30% पेपर में ये सेट यूज़ हो रहा होगा, ये वाला सेट। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप बेसिकली 30 नंबर का पेपर छोड़ आएंगे कम से कम, इससे ज़्यादा का भी छोड़ सकते हैं 100 में से। सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मैं कभी भी आपको इररेलेवेंट फजूल वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बहुत आपको रेलेवेंट चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा जो आपको हर तरह से तैयार करेंगी, एक स्टैंडर्ड की चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? सो एनी हो, सो ये हमने देख लिया कि जी इन जनरल भी आपके पास क्या सिचुएशन होगी। अब हमें पता चल गया कि z ओवर nz के अंदर कितनी क्लासेज होंगी, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास और इन जनरल n-1 की क्लास। अच्छा, आपको याद है लेक्चर 1 में हमने किया था, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमारे पास एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशन का। याद है आपको? जी सर। हमने कहा था ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। सेम होने का मतलब ये हमने बताया था, अगर मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो, उस इक्विवेलेंस रिलेशन से हम क्या निकाल लें? इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल लें। यानी कि इक्विवेलेंस क्लासेस कहां इकट्ठी होंगी? वो कोशेंट सेट में इकट्ठी होंगी। तो जो कोशेंट सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, यानी वो जो इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन होगा, वो क्या करता है? वो पार्टीशन करता है। याद है आपको? हमने कहा था। आप अच्छे से यहां देख सकते हैं, अब आप अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे गौर करें, या आप यहां अच्छे से देख सकते हैं कि वाकई ऐसे हो रहा है। देखें कैसे, गौर करें यहां कैसे एलिमेंट्स है। यार मुझे बता सकते हैं यहां कौन से एलिमेंट्स हैं? यहां पे क्या एलिमेंट्स हैं? यहां पे देखें जरा, क्या एलिमेंट्स हैं 0 की क्लास में? क्या एलिमेंट्स हैं? देखें जरा, बताएं। 0 एलिमेंट है? के को 0 पुट करूं तो 0 है जी सर। इसके अंदर। के को 1 पुट करूं तो क्या है? 3 है इसमें। देखे ना, के क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को 0 पुट करूंगा, 1 करूंगा। अच्छा, अगर मैं के को पुट करूं -1 तो ये क्या बन जाएगा? -3। के को 2, ये 1 पुट किया, 0 किया, अब मैं 2 पुट करता हूं तो क्या होगा? 3 पुट करूंगा तो इसी तरह यहां पे -6, -9। और अब आपको समझ आ रही है ना, ये सारे 3 के मल्टीपल्स है ना, यही लिखा हुआ है ना, ये वही सेट है ना 3 के मल्टीपल्स जी का। सर। अब इसको देखते हैं ये क्या बनता है। अब इसको देखते हैं कि इस सेट में क्या एलिमेंट्स है 1 की क्लास में। यानी बताना मैं ये चाह रहा हूं कि याद है हमने कहा था कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो क्या करती हैं? वो पार्टीशन करती हैं सेट की। अब हमारा सेट क्या है? Z है।
अब जो हमारी इक्वलेंस क्लासेस आ रही हैं, इनको क्या करना चाहिए? इनको थ्योरी ये बताती है कि इनको क्या करना चाहिए? पार्टीशन करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स की। सो देखते हैं क्या ये पार्टीशन करती हैं। पार्टीशन का मतलब है इनका यूनियन लें इक्वलेंस क्लासेस का, तो पूरे का पूरा इंटीजर्स का सेट आए और इनका आपस में इंटरसेक्शन क्या हो? इंटरसेक्शन क्या हो? हेलो, एम्प्टी सेट हो सर। एम्प्टी। 5 वेरी गुड, एम्प्टी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी 1 की क्लास। 1 की क्लास में क्या 0 पुट करो, फिर 1, फिर 2, फिर -1, -2, बताओ क्या एलिमेंट्स आएंगे? बताएं। हाँ, 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा यहां पे? 1 1 आएगा। गुड। अगर मैं पुट करता हूं 1 तो फिर क्या 4 आएगा? 7 बिल्कुल सही। समझ आ रही है? 4 सर। यहां बताओ भाई, एक तो आप बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, आप बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं है। -2 -2 -5 बिल्कुल सही, -8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब मुझे आप ये बताएं कि जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 5 ऐसे ही। 11 और यहाँ जी पे सर। -1 -2, ओ सॉरी, -4, हाँ, -7। -7 आप देख सकते हैं पूरे के पूरे इंटीजर्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, ये पूरे इंटीजर्स का सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर, बन रहा तो है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वलेंस क्लासेस हैं ये क्या करती हैं? पार्टीशन करती हैं, वाकई पार्टीशन करती हैं। सो इसी तरह फिर ये भी क्या करेंगी? ये भी इक्वलेंस क्लासेस ही है ना, तो ये भी क्या करेंगी? पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स की पार्टीशन करेंगे। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, अब ये जो नाम था हमारे लेक्चर का वो क्या था? नाम क्या था? इंटीजर, द इंटीजर्स मॉडलो एन। ये मॉडलो क्या होता है? मॉडलो क्या होता है? व्हाट इज मॉडलो? मॉड या मॉडलो क्या मीनिंग होता है? मॉडुलो मीनिंग, लेट्स से। हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। डिवाइड करना। इंटीजर्स मॉडलो एन का ये मतलब है कि हम क्या करें? इंटीजर्स मॉड का मतलब है काइंड ऑफ डिवीजन, राइट? क्या है? डिवीजन। इंटीजर्स मॉडलो, अब देखिए ये इंटीजर्स है ना, ये इंटीजर्स है ना, दीज आर इंटीजर्स। हाँ, ये जो है दीज आर कॉल्ड, ये जो है दीज आर कॉल्ड, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। मॉड एन क्यों कहते हैं? मॉडलो एन, हेलो, कोई भी इंटीजर लें, कोई भी इंटीजर लें, उसको n से क्या करें? डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उस रिमाइंडर वाले को, और वो जो रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर की जो क्लास होगी, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। हाँ जी। इंटीजर हमने लिया, इंटीजर को हमने n पे डिवाइड किया, डिवाइड, मॉड n का मतलब है डिवाइड किया, डिवाइड, जो रिमाइंडर आया उसकी मैंने क्या ली? रिमाइंडर यही आएगा ना 0 से लेकर, क्योंकि n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 1 से n-1 तक आएगा। उन एलिमेंट्स की जो रिमाइंडर्स हैं उनकी मैंने क्या ली? क्लासेस ली। क्या ली? क्लासेस ली, यानी 0 1 2 3 n-1 एलिमेंट्स की क्लासेस ली। ये जो क्लासेस हैं दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स मॉड n। ये मॉड n का मतलब ये है कि बेसिकली हमने इंटीजर्स लेके एनी कोई आर्बिट्ररी इंटीजर्स लिए थे,
लेने के बाद हमने उनको n पे डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद उनके रिमाइंडर लिए और रिमाइंडर की फिर हमने क्या ली, क्लासेस ली, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स मॉडुलो n। समझ आ रही है बात की आपको? द इंटीजर्स मॉडुलो n, सो दीज आर कॉल्ड यानी कौन कौन से, 0 1 2 और n-1 आर कॉल्ड integers modulo n, so these are called integers modulo n। ठीक है, अच्छा, ये और इसी तरह ये जो प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर, कि कोई भी आपको एलिमेंट दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि वो इस सेट में कहाँ लाई करा है, जैसे 51 था ना यहाँ पे, कि ये 51 इस n के 3 के लिहाज से इनमें से कौन सा है, तो हमने देखा कि ये तो 0 के इक्वल है। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग ए मॉड n। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यानी आपने इसको देखा ना, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग, देखिए इसको कहते हैं रिड्यूसिंग मॉडुलो, यहां पे क्या है 3 है, रिड्यूसिंग मॉडुलो 3, यानी बेसिकली रिड्यूसिंग मॉडुलो 3 का क्या मतलब है, मेरे पास नंबर था 51, कोई भी नंबर था, मैंने उसको उस n के साथ जो उसका था, जैसे यहाँ पे 3 था, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर की जो क्लास है फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग मॉडुलो n। यानी बेसिकली किसी भी एलिमेंट को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना, 0 से लेकर n-1 तक एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग मॉडुलो, या रिड्यूसिंग, इसको कहते हैं इसको बल्कि इस तरह कहेंगे रिड्यूसिंग 51 मॉड 3, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग 51 मॉड 3। यानी हम क्या कर रहे हैं, 51 को 3 के साथ डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आ रहा है उसकी क्लास, सो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग 51 मॉडुलो या मॉड 3। ठीक है, सर मतलब रिड्यूसिंग ए मॉड यानी n, बेसिकली हम क्या देखें, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यानी इस एलिमेंट को, यानी 51 मॉड 3 को जो रिड्यूस करने से जो एलिमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग 51 मॉड 3। और वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और उससे फिर क्लास क्या आ रही है, 0 की क्लास आ रही है। ठीक है, या मेरे ख्याल से अब हमने इसको देख लिया है, एंड नाउ लेट्स जंप टू नेक्स्ट सिचुएशन। अच्छा जी, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो गोल है वो ये है कि 2 चीज़ें हम करते हैं, कि ये जो हमने सेट डिफाइन कर लिया है, ये z/nz, ठीक है, हम इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यानी मैं ये जो मेरे पास z/nz सेट है, जिसमें क्या एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1, मैं चाह रहा हूँ इसमें एडिशन डिफाइन करूँ। ठीक है, या यूँ देखें कि इसमें मैं एडिशन डिफाइन करूँ, कैसे, लेट्स से मैं z/3z लेता हूँ, जिसमें मेरे पास 0 1 2 ये एलिमेंट्स होंगे, तो एडिशन कैसे डिफाइन करूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ, मैं कर लेता हूँ जी 2 + 2 को ऐड करता हूँ, ये एडिशन डिफाइन, कैसे एडिशन डिफाइन करूँ, इस तरह एडिशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि आंसर अगेन किसके अंदर आए, z/3z के अंदर है। क्या करूँ, क्या आइडिया है, हिंट दे। सर फिर 4 का को डिवाइड करेंगे 3 पर। एग्जैक्टली, वेरी नेचुरल वे टू थिंक, क्योंकि हम यही करते आ रहे हैं पिछले पौने घंटे से। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, राइट। सो बिकॉज दिस इज वेरी नेचुरल, क्योंकि हम यही कुछ कर रहे हैं इतनी देर से, एंड दिस शुड बी द आंसर, राइट। कि मैं क्या कर लूं, पहले 2 और 2 को ऐड करूं और फिर उसको उसकी क्लास ले लूं, ऐसे ही। क्लास क्या आएगी इसकी, बता सकते हैं क्या आएगी, 1 बिल्कुल 1 आएगी। कैसे आपने देखा, आपने 4 लिया, 4 को आपने 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, और वो 1 की क्लास के इक्वल।
और आपने देख लिया कि वेरी गुड कि आपके पास z/3z का एलिमेंट आता है। और इन जनरल आप देख सकते हैं, आप कोई भी a और b लेंगे यहां से, उसको अगर आप ऐसे ऐड करेंगे, कैसे a और b को पहले ऐड कर लो, हैं इंटीजर आएगा ना कोई, वो इंटीजर को भाई उसका मॉड ले लो, उसको क्या कर लो, इंटीजर की क्लास ले लो। क्लास कैसे लेनी होती है, उस नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा डेफिनेटली वो रिमाइंडर, क्योंकि 3 से डिवाइड करें या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। सो नो इश्यू, ये वाला एलिमेंट हमेशा हमेशा कहां आएगा, z/3z में ही आएगा, है ना। और देखें, ये सिर्फ जो बता रहा है उसको समझ आ रही है, ये बाकियों को भी आ रही है। हेलो, यस और भाई सर, अगर समझ आ गया। किसी और को भी आ रही है तो कोई डिफरेंट आवाज भी सुनाओ। सर आ रही है। चलो, मेरी that's आवाज good। बोर कर रही है। मेरी आवाज अच्छा नहीं सर, मेरी आवाज, मैं कहा आपको बोर कर अच्छा, रही है। नहीं नहीं बोर नहीं कर रही, मैं मतलब मैं जस्ट बिल्कुल बोर नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपका शुक्रिया, बिकॉज आप अगर रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर मुझे ऐसे होता है कि मैं मतलब क्लासरूम को पढ़ा रहा हूँ। मैं इस फेज से निकल जाता हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आपको शायद ये महसूस हो रहा होगा। मुझे होता है कि मैं जी किसी के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन जब लोग खामोश होते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि मैं अपनी एक वन साइडेड स्टोरी सुना के जा रहा हूँ। ठीक है, सर, वो खामोश इसलिए होते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या पढ़ा है, वो समझ नहीं आता उनको कुछ। नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। अब मेरी क्लास के बारे में अब ऐसी बात भी ना करें। ये तो मैं अपनी बात बता रहा था ना, मैं ऐसे सोचता हूँ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ऐसे हो ना, बाकी लोगों को समझ भी आ रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या आइडिया। दो नंबर से मैं उनको मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है वो स्टिल z/3z में है। व्हाट इज द आइडिया? हाँ जी, सर पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड करें 3 से। बिल्कुल सही, पहले मल्टीप्लाई कर लूं और फिर उसका क्लास ले लूं। बिल्कुल सही, जैसे 2 और 2 होगा तो वो क्या होगा, 4 होगा, अगेन 4 की क्लास लूंगा तो 1 की क्लास के इक्वल आएगी। सो नो इशू, ये अगेन क्या होगा, z/3z में होगा। और इन जनरल अब इसका मतलब हुआ मैं एडिशन डिफाइन कर सकता हूं किसके ऊपर, z/3 के किस तरह से, a और b अगर मैं कोई क्लासेस लेता हूं किसमें, z/nz में, तो कैसे मैं एडिशन डिफाइन कर सकता हूं कि a प्लस b की कैसे डिफाइन करूं कि a और b को पहले ऐड करूं और फिर उसकी क्लास ले लूं। तो क्या ये हमेशा होगा z/nz में? होगा ना, बिकॉज जब उसको जब a और b को ऐड करेंगे और फिर उसको एंड पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। a और b हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और हम अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इसी प्रोसेस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और अब हम आते हैं, अच्छा आपके पास एक थ्योरम है कि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। जो एडिशन है ये आपके पास, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये वेल डिफाइंड है। इसको प्लीज़ आप पढ़िएगा, अगर ना समझ आए तो मुझसे अगली क्लास में पूछिएगा। और इसी तरह एक एप्लीकेशन है मॉडुलर अरिथमेटिक्स की, उनको भी ज़रा पढ़िएगा। और मैं लास्ट एक चीज़ अब आपको कराने जा रहा हूँ, एक सेट डिफाइन करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। आज काफ़ी है या मुझे 10 मिनट और लगेंगे, क्या कहते हैं? सर काफी है इतना। काफी है सर। काफी है सर। बट एक कंडीशन है, एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। यस सर। वो ये होगी कि कल आप ये जो आज मैंने लेक्चर पढ़ाया है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे होगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से। इंशाल्लाह सर। लेकिन अब वीकेंड भी तो है ना यार, हम 10 मिनट पढ़ सकते हैं। और ये आपको भूल जाएगा फिर, ये आपको भूल जाना है। सर काफी है इतना। नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है, अगर मैंने काफी है। कुछ चीज अब ना बताई, मुझे फिर सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। पढ़ा लेने दे मुझे, सॉरी।
प्रॉब्लम ये कि आज फ्राइडे थर्सडे थोड़ी ना है, आज तो फ्राइडे है, ठीक है। तो अब देखिए हम एक सबसेट डिफाइन करने जा रहे हैं Z/NZ का। कैसा सेट डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसका नोटेशन में हम ये क्रॉस लगा रहे हैं, और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स तो इसी के हैं Z/NZ के, लेकिन किस तरह के एलिमेंट्स हैं कि इन एलिमेंट्स के लिए एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसी सेट का। किस तरह का कि अगर इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करें C के साथ तो आंसर 1 आए। थोड़ा फील हो रहा है किसकी बात हो रही है, ये काइंड ऑफ इनवर्स की बात हो रही है। यानी Z/NZ के अंदर वो वाले एलिमेंट जो क्या है, इन्वर्टिबल है। यानी किस तरह का सेट है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे Z/NZ के जिनके लिए एक और एलिमेंट Z/NZ में ढूंढा जा सकता है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी है। अच्छा, ये सेट इन जनरल कंप्यूट करना डिफिकल्ट है, लेकिन इसको बड़ा इजीली कंप्यूट किया जा सकता है। इसको रिलेट किया जा सकता है इस सेट को GCD के कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे कि अगर हमने फाइंड करना हो कि इस सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, तो वी शैल सी कि ये वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनका GCD n के साथ क्या होगा, 1 हो। सो दिस इज वेरी इजी। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखता हूं कि Z/3Z सेट जिसके अंदर के मेरे पास कितने एलिमेंट है, 0 1 2, तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, इस स्टार के अंदर, क्रॉस के अंदर कौन से होंगे जिनका GCD n के साथ, यहाँ क्या है 3 है, 3 के साथ क्या हो 1 हो। 0 का तो GCD लिया नहीं जा सकता क्योंकि GCD लेने के लिए नॉन जीरो नंबर चाहिए, 0 तो बेचारा चला गया। 1 का और 3 का GCD क्या होता है, 1 सर। इसका मतलब ये एलिमेंट होगा क्योंकि वो एलिमेंट्स होंगे इनके GCD 1 होगा। और उसके अलावा 2 और 3 का GCD भी, और उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स तो हमने लेने ही इसी सेट से हैं, यानी 0 1 2 से। तो 0 आ नहीं सकता। सो ये आपके पास ये सेट बनेगा। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ आखिरी 2-3 मिनट्स में इंशाल्लाह कि आपके पास फाइंड कैसे किया जाता है, यानी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। लेट्स से मेरे पास, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट है, मेरे पास सेट है, यानी मेरे पास बेसिकली n है मेरे पास 60, और एलिमेंट जो A है वो मेरे पास है 17, ठीक है। और मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 से मतलब क्या हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ, Z/60Z में, हाँ, यानी 0 1 2 और चलते चलते कहाँ तक 59 तक। और किस एलिमेंट का मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं, मैं एलिमेंट 17 जो यहां पे है उसका इनवर्स फाइंड करना चाह रहा हूं। किसमें इंटरेस्टेड हूं, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स 17 में मैं इंटरेस्टेड हूं, वो क्या होगा। अच्छा, अभी हमने एक चीज देखी कि इनवर्स अगर हमने देखना है कौन से एलिमेंट है जिनका कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तो ये चीज किसके साथ हमने देखा है, रिलेटेड है GCD के साथ। सर। तो इसका मतलब अगर मुझे GCD निकालना आता है तो आई हैव नो इश्यू, मैं इजीली इनवर्स निकाल सकता हूं। देखें कैसे। अब मेरे पास एलिमेंट्स क्या थे, एक 17 था और दूसरा 60 था। मैं करता क्या हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं किसको, 17 को किससे, 60 से। क्या होगा, कितनी दफा -1 टाइम्स जाऊं तो क्या आएगा, ओके, +1 टाइम करूं तो क्या आएगा, 60 कितना आएगा, कितना आएगा, -43 सर। ये क्या हो रहा है, ओह सॉरी, मैंने तो डिवीजन तो नहीं करनी थी, मैंने क्या करना था भला, GCD सर। GCD फाइंड करना था। तो करता क्या नहीं, देखिए एक इन्वर्टिबल एलिमेंट तब होगा जब उसका GCD 1 होगा। सो पहले, हाँ तो हम यही तो कर रहे थे यार, यही नहीं कर रहे थे, हम देख रहे थे अच्छा GCD फाइंड कर रहे थे। ओके, 17 को 1 से किया, 17 3 से किया, 51 है, GCD फाइंड कर रहे थे ना कि GCD 1 है या नहीं। सो यहाँ क्या आया 9,
और यहाँ आया 17, ये क्या आया 9, और यहाँ 8 आया, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आया 1, और अब तो आपके पास पूरे का पूरा डिवाइड हो गया ऐसे ही। सो जीसीडी क्या आया, जीसीडी क्या आया, 1 आ गया। बिल्कुल सही, जीसीडी आया 1। सो यहां से पता चल गया कि ये एलिमेंट है तो इन्वर्टिबल, यानी 17 एलिमेंट है तो इन्वर्टिबल, ठीक है। लेकिन अब इन्वर्स निकालना कैसे है, याद है हम इसको कैसे लिखते होते थे, हम लिखते होते थे जीसीडी इज इक्वल टू, याद है आपको 7, हम इसके वो कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं, कौन कौन से याद है आपको, 17 प्लस, याद है आपको कैसे करते थे, करवाएं जल्दी से। पहले पहले हम क्या करते थे, अब यहां पे ये 1 आ गया, हम ये फाइंड करते हैं कि ये क्या आएगा, राइट, प्लस ये क्या है। तो कैसे करते थे, हाँ इसको कैसे लिखते थे, पहले कैसे लिखते थे, 60 इज इक्वल टू, हाँ जी 3 इंटू 17 प्लस 9, आगे 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 9 प्लस 8, और फिर 9 इज इक्वल टू, हाँ 1 इंटू 8 प्लस 1, फिर हम क्या करते थे, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 8, और यहां से 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 17 प्लस -1 9, और यहां से 9 इक्वल टू 160 प्लस -3 और 17। फिर हम क्या करते थे, फिर हम ये करते थे कि इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते थे, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 9 है प्लस -1 इंटू 8। अब किसकी वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, 8 की, पहले 8 की करूं, 1 इंटू 9 प्लस -1, 8 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 17 प्लस -1 इंटू 9, ये 1 9 हो गया, और ये -1 ये फिर 1 9 हो गया, तो ये कितने हो गए, 2 9 हो गए, और ये आपके पास -1 इंटू 17 हो गया। अब मैं किसकी वैल्यू पुट करूं, 9 की वैल्यू क्या है, हाँ जी कहां से निकालूं, 9 की वैल्यू क्या थी, क्या थी भाई, 1 इंटू 60 प्लस -3 इंटू 17, ऐसे ही प्लस -1 इंटू 17। अब मैं देखता हूं 2, और ये -6 होगा 17, और ये हो गया -7 इंटू 17 प्लस क्या हो गया 2 इंटू 60। तो ये मेरा आंसर आ गया। सो मैंने फाइंड आउट कर लिया क्या, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखें, याद करें मेरे पास सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन मेरा रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ, किस तरह की शक्ल थी, B इज इक्वल टू KN प्लस A, ऐसे ही था ना। और मुझे पता है कि जब भी दो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं तो उनकी क्लासेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ना। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो 1 की क्लास है वो किसके इक्वल होगी, हाँ जी देखें, जो आपके पास n होता है, b और रिमाइंडर रिलेटेड होते हैं और उन्हीं की क्लासेस इक्वल होती हैं। यहां पे डिवाइजर क्या था, n क्या था, n था 60। सो कौन कौन सी क्लासेस इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली। सो 1 की क्लास जो है वो आपके पास 7 और 17 की क्लास के इक्वल होगी। यहां से ये पता चला कि आपके पास जो 1 है वो किसके इक्वल हुआ, वो -7 की क्लास इंटू 17 की क्लास के इक्वल हो। तो यहां से पता चला कि जो 17 का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ 17 इज -7 की क्लास। लेकिन अब हम देखते हैं कि -7 की क्लास किसके इक्वल होती है, कैसे पता करें, -7 लिखें, हाँ जी जल्दी से बताएं क्या करूं,
किसी भी एलिमेंट की क्लास ढूंढनी है तो उसे 60 से डिवाइड करो, करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पे क्या आएगा 53 आएगा। देखें 53 उससे लेस है, तो अब कौन सी क्लास किसके इक्वल होगी? सर -7 इक्वल टू 53। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे -7 की क्लास जो है 53 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब जो 17 का इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, 53 के इक्वल होगा। और अब हमारा लेक्चर एंड हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। सर टाइम भी एंड हो गया। हाँ सॉरी, असल में शुरू में आप लोग थोड़े सोए हुए थे जिसकी वजह से टाइम हमने ज़ाया किया है। बहरहाल एनीवे, सो अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ और कहाँ से लेनी है, यहाँ से अटेंडेंस लेनी है। यार एक तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, यहाँ नहीं होती अटेंडेंस, यहाँ होती है। यहाँ पे डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट करता हूँ, गुड हो गया। और उसके बाद अटेंडेंस के बाद मुझे क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है। यस सर जी, जी जी। ये लास्ट में आपने